गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 जनवरी है, तो आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो आप लोग के लिए यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इससे संबंधित आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोगों को चलाया जा रहा है। कुछ एमसीक्यू दिए जाते हैं जो आपको डेली करंट अफेयर से जुड़ा होता है, और इसमें पीवाईक्यू पर स्पेशल फोकस किया जाता है, जहाँ से टॉपिक पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है प्रीलिम्स के सेक्शन में। हेनल पासपोर्ट जो है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, इसके क्या अपेक्ष है, हम रिपीट फैक्ट के नज़रिए से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा राष्ट्र को सौंपा गया है, समर्पित किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से पीटी के भी प्रश्न बनेंगे और मेंस के भी प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नौसेना को मिली है छठी पनडुब्बी वाघ सील। तो यह जो आईएनएस श्रेणी का, जो आपको कलवरी श्रेणी का जो आपको यह पनडुब्बी है वाघ सील, वो क्या है, इसे पीटी फैक्ट क्या निकल सकता है, इस पर सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है इसरो, वो किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पीटी फैक्ट की नज़र से इसे देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। तो इससे संबंधित पीटी एस्पेक्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे, और यह भी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो पूर्व पीवाईक्यू में भी प्रश्न देखे जा चुके हैं यहाँ से। तो ये आज का जो सेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया है। नेक्स्ट हम मेंस के टॉपिक में देखेंगे, मध्यम आय से घेरे में उलझा है विश्व। तो देखिए, मध्यम आय किसी देश के विकास के में कितना बाधक बन सकता है, इस तथ्य को बताया है। बाधक कैसे बन रहा है या बन सकता है, इसके तथ्य को आज के लेख में समझाया गया। और यह क्यों जरूरी है, जब हम विकासशील विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत जैसे देशों का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो यहाँ पर विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो प्राथमिक मार्ग है, प्राथमिक मार्ग, या हम इसे बोल सकते हैं सीढ़ी, जिसमें सबसे बड़ा होना वित्त का होना, ताकि लोगों पास वो पैसे पहुंचे और वह क्या करे, वो ह्यूज एस्पेक्ट में इसका प्रयोग कर सके, जिससे क्या हो, आपको एसेट निर्माण हो सके। इस तकनीक को कहीं ना कहीं रोक देता है। अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो साथ ही साथ उसकी खरीद क्षमता घटेगी। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है मध्यम आय वर्ग के लिए, उसमें आज के लेख में समझेंगे और इससे संबंधित मुख्य प्रश्न का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है विकास सी। थोड़ा सा इस टॉपिक को चेंज कर लीजिएगा, इसमें आपको दूसरे टॉपिक में ऐड कर लेना है। चलिए आगे बात करेंगे, भाग्य बनाम अवसर। क्या है भाग्य बनाम अवसर? इसमें हम लोग लेख में आज ऐसे ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे भाग्य और अवसर के बीच संतुलन को स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए, ध्यान रखिए, निबंध के लिए आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। 10 टॉपिक आपको दिया जाएगा इस शीर्षक से, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज मिलेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो डेली न्यूज एनालिसिस है, वो जो आपको दो प्रकार से बैच उपलब्ध कराए जाते हैं, एक प्राइम बैच और एक बेसिक बैच। तो प्राइम बैच क्या है, तो यहाँ पर डेली पीपीटी पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप डॉट सॉल्विंग सेशन चलाया जाता है। फिर आपको फॉर्मेट दिया जाता है, जो प्रश्न यहाँ मुख्य परीक्षा के प्रश्न, आपको मेंस के प्रश्न होते हैं, उसके आपको फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाता है। यह लगातार आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही युक्तियाँ इसके ऐप पर। तो जो लोग अभी तक प्राइम बैच में शामिल नहीं हुए, तो जल्द से जल्द शामिल हो जाए। और बेसिक बैच में आपको डेली पीपीटी उपलब्ध करा दिया जाता है क्लास के बाद, तो आप इसे यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और यह यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम प्राइम बैच की फ़ी की बात करें, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में केवल 599 रुपया, एक साल की वैलिडिटी के साथ। समझ लीजिए पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपको कितनी रुपया या कितना पैसा पड़ रहा है। इससे सस्ता
कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो 1 साल तक 365 दिन तक आपको करंट को लेकर हम पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन बात करें तो यहाँ लगातार चीज़ों को कवर कराया जा रहा है। देखने इससे बहुत से बच्चे लाभ हो रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो आप भी उस श्रेणी में शामिल होंगे। इसे स्कैन करके इस बैच तक जा सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, इसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली मेंस प्रैक्टिस, और 1-to-1 मेंटरशिप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे समझ लीजिए। जब भी देखिए मुख्य परीक्षा देते हैं ना तो आपकी लेखन क्षमता को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जितना बेहतर आप लिखिएगा उतना ही अंक प्राप्त कर पाइएगा। तो ये एक दिन का प्रयास नहीं होता, ये लगातार आप 365 दिन आप या उससे अधिक लगातार लिखने की क्षमता डेवलप कर लेते तो एक दिन जब आपका एग्जाम होता है 3 आवर में आप बेहतर चीज़ें लिखने की क्षमता डेवलप कर लेते और आपका अंक अधिक प्राप्त होता है। यही क्षमता आपको लगातार 1 क्वेश्चन से आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप डीएमपी डेली जो मेंस प्रैक्टिस उसमें, यह दोनों बैच के लिए आप लोगों के लिए क्या है उपलब्ध है, यहाँ के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा प्राइम बैच को ही इसका क्वेश्चन रिव्यू किया जाता है, जो ग्रुप बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आपको कवर किया जाता है। हालांकि ऐप पर भी चीज़ें उपलब्ध है तो आप इसे देख सकते हैं। और 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, तो ये अब सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों के लिए है, जिसमें उत्तर लेखन सहायता की जाती है एक्सपीरियंस मेंटर के द्वारा। और स्वयं मैं भी इसमें आपको एक्टिवेट रूप से काम करता हूँ। डीएमपी का मूल्यांकन किया जाएगा, डेली जो मेंस प्रैक्टिस है उसकी मूल्यांकन किया जाता है, उसमें कोई रिव्यू दिया जाता है ताकि आप में सुधार हो और मॉडल उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति इसको सपोर्ट कीजिए। और विभिन्न प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम है, आपको यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेपर कटिंग के लिए आप यहाँ अतिरिक्त जुड़ सकते हैं इस चैनल में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, आप वहाँ से भी ज्वाइन, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए हेनेले जो पासपोर्ट है वह क्या है, सूचकांक 2025 आपको जारी कर दिया है। देखिए भारत की रैंकिंग गिरकर 85 होगी, पिछले गत वर्ष वो 80 था। तो 5 स्तर का गिरावट बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर प्रबंधन की बात होगी, सुविधा की बात होगी, साथ ही साथ सेवा की आपूर्ति की बात होगी। सेवा की आपूर्ति में बार बार यह शब्द यूज करता हूँ, सेवा की आपूर्ति। जब आप एलपीजी के दौर में गुजर रहे हैं तो आपका आकलन कैसे किया जाएगा, आकलन एक ही बेस पर आधारित आपको आकलन किया जाए, सेवा की आपूर्ति। वो आप सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर ले, निजी सेक्टर की बात कर ले, या पीपीपी मोड पर आप जो कार्य कर रहे हैं, पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, तो इन तीनों रूपों में आपका आकलन तभी होगा सेवा की आपूर्ति कैसा कर रहे हैं। उसी के आधार पर आपका रेटिंग होता है, जो स्टार श्रेणी आप लोग देते हैं ना, स्टार रेटिंग 1 2 3 4, तो आपका आकलन इसी के आधार पर होता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है सेवा की आपूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेंस में यहाँ से टॉपिक पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि सेवा की आपूर्ति क्या होती है, या किसी भी मुद्दे को कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसे कोई मुद्दा आ गया, अभी मान लीजिए सूचकांक की बात हो रही है, या हम बात करें गरीबी के लिए सेवा की आपूर्ति क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आप सरकार कैसे गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार कैसी योजनाओं को ला रही है, किस प्रकार उसका प्रबंधन कर रही है, किस प्रकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, इसी आधार पर हम उसकी सेवा की आपूर्ति की तीव्रता को समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सेवा की आपूर्ति इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में जुड़ा रहता है। तो पीटी फैक्ट में ध्यान रखिए, कुछ नहीं, क्या याद रखना है, कितना पायदान गिरा है, 5 पायदान गिरा है, 85वीं रैंक पर आ गया। पहला स्थान सिंगापुर को जो दूसरे वर्ष लगातार इसमें शामिल है। कुल 199 देश इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा, देशों को शामिल किया गया, जिसमें 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य, एक देश से दूसरे देश यात्रा करने की यहाँ पर बताई गई है, किस पासपोर्ट का कितना देशों में छूट दी गई है, यह आंकड़ा यह बताता है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की भी रैंकिंग थोड़ा सा स्थिति में क्या हुई है। पहले पाकिस्तान आपको 103 रैंक है, और ध्यान रखिएगा बांग्लादेश 100वीं रैंक है। अब वही 2024 में यह 101 रैंक था और आपको
या 97 रैंक था। तो इन देशों की भी स्थिति खराब हुई है, 2-3 अंक किलो भी घटे हैं। भारत की स्थिति 5 अंकों की गिरावट हुआ है। तो यहाँ पर 2006 से लेकर 25 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार भारत रैंकिंग 2021 में सबसे कम थी, 90 थी, याद रखिएगा। सबसे कम कब थी, सबसे अधिक कब थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ कब थी, 2006 में आपको 71वें स्थान पर था। तो ये सब फैक्ट याद रखना है कि भारत का रैंक सबसे बेस्ट कब रहा है, सबसे खराब कब रहा है, वर्तमान क्या है। क्लियर है। तो सबसे खराब रहा है 90 यह रैंक प्राप्त किया, सबसे अच्छा कितना है 71 प्राप्त किया, और वर्तमान में कितना 85 है। गत वर्ष कितना है आपको 80 था। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट याद रखने। क्लियर है। वहीं सबसे ज़्यादा गिरावट की बात के अतिरिक्त पिछले एक दशक में ध्यान रखिएगा, एक दशक में दुनिया में 199 पासपोर्टों में केवल 22 पासपोर्ट ही केवल हिलने पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे आए हैं। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वहीं 2015 से 25 के बीच वेनेजुएला के बाद गिरावट वाला अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरे स्थान से 7 पायदान नीचे गिरा है, वर्तमान में वो 9वें स्थान पर। तो इस प्रकार के फैक्ट याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चीन की रैंकिंग याद रखना है, वहीं 60 है, और जो कि 2024 में 62 थी। तो 2 अंकों का क्या हुआ, सुधार हुआ। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है। चलिए, पीटी का एक प्रश्न ले लीजिए। जो हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। बहुत इजी प्रश्न है, 80 है, 85 है, 90 है, 92 है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन उत्तर में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्या है, वन का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताइएगा। और 7 PM में आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसे जरूर वहाँ से मिलान कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लगातार चीज़ों को दी जा रही है तो कम से कम आप इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ें आप लोग को उपलब्ध करा सके। चलिए बात करेंगे, दूसरे टॉपिक पर आएंगे। 10,000 भारतीयों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो ये टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यह देखने का कोशिश करेंगे कि यह होता क्या है, उसके बाद हम न्यूज पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जीनोम जो सीक्वेंसिंग डेटा है, ध्यान रखिए, किसी जीव के जीनोम का अनुक्रम करने के बाद प्राप्त होने वाला डेटा। अर्थात जो हम देखते हैं डीएनए का फॉर्मेट देखते हैं, डीएनए आपको इसी तरीके से बने होते हैं। इसका जो ये आपको, जिसमें आपको 4 प्रोटीन का नाम सुनते होंगे, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसके क्रम में जो हम परिवर्तन करते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, उसके क्रम में जो परिवर्तन कर देते हैं, इसी को हम जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंसिंग डेटा से जुड़ी जानकारी जीवों के विकास कार्य के लिए जरूरी जानकारी का हम पता करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा इस्तेमाल कर बीमारियों का पता लगाने, इलाज करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से लाभ क्या होता है, हम प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति के लिए भी और किसी भी पशु पक्षियों के लिए भी हम इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बीजों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो डीएनए का फॉर्मेट जहाँ जहाँ होगा, वहाँ हम इसमें परिवर्तन करके उसके 4 कंपोनेंट जो आपको उपयोग होते हैं प्रोटीन के तौर पर, उसी में हम क्या कर सकते हैं, मौजूदा जो 4 तत्व होते हैं डीएनए में, उसमें परिवर्तन करके ये प्राप्त कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसी डेटा मुख्य तथ्य में हम अगर देखें, डीएनए मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं, क्रम का पता कराते हैं। उसके बाद रोजन को सीक्वेंसिंग करके अस्तित्व में प्रजनन अच्छेद को समझने का मदद करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से एक बड़ी आबादी में पहुंचाया जा सकता है, फसलों को भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लाभ याद रखिए। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस में, जो एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का डीएनए स्ट्रक्चर के तहत में हम डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखते हैं, जब इसको स्ट्रक्चर इसमें बांटते हैं, तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, थाइमिन, एडानिन, आपको एनानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ध्यान रखिएगा। थाइमिन आपको, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। यही आपको बार बार प्रश्न में पूछता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो आपसे क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले कौन होगा, आपको सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम डीएनए स्ट्रक्चर में, डीएनए में जब हम आपको जब जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में, उसमें आपको यह प्रोटीन बेस जो आपको पेयर होता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये 4 पेयर आपको हाँ काम करेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कवर कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा।
अब आते हैं न्यूज पर। ध्यान रखिएगा, 10,000 भारतीयों का यह जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा राष्ट्र को समर्पित किया गया। जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का एक मील का पत्थर साबित, देश के आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले डाटा भारतीय जैविक डाटा केंद्र के शोध में स्थानीय आबादी के लिए दवाएं विकसित करेगा। इस तरीके से लाभ होगा आपको। जीनोमिक्स डाटा कॉन्क्लेव में पीएम मोदी के वर्चुअल तरीके से जीनोम सीक्वेंस डेटा को सौंपा गया। तो आपको यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जीनोमिक्स डाटा कॉन्क्लेव कब आयोजित किया गया। अब इस सब ये याद रखिएगा, यह परियोजना 2020 में शुरू की गई थी। 20 अनुसंधान संस्थानों के विज्ञानों ने कोविड महामारी के दौरान 10,000 भारतीयों के जीनोम डेटा तैयार करने का काम किया था। अब इसी तरह के दूसरे पीढ़ी के हस्तांतरित करने के लिए जीनोम इंडिया परियोजना एक ऐसी सभी बीमारियों के प्रभावी उपचार को मुहैया कराएगी। ये सब उपलब्धि आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शोधार्थियों के साथ अनुसंधान डाटा साझा करने के लिए डाटा के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क, ध्यान रखिएगा FEED कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फीड, यह क्या करें प्रोटोकॉल का अनावरण भी करते हैं। और यहाँ पर IBDC डेटा एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसे फैक्ट याद रखने हैं, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। वहीं हम बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत पता लगाएगा न्यूक्लियोटाइड के क्रम को, तो जो डीऑक्सीराइबोक्लिक एसिड है, जिसे डीएनए हम कहते हैं, बने होते हमारे 23 जोड़े कोशिकाओं गुणसूत्र जो हैं, उसमें हमें पता लगाता है माता पिता से मिलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा के तहत डीएनए के भीतर जो आपको न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाता है। इसके अंतर्गत 3 डीएनए मौजूद, एंडानिन ए, गुआनिन जी और साइटोसिन सी और थाइमिन टी के क्रम का पता लगाया जाता है, जो आपको अनुक्रम के क्रम में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, माता पिता से मिलते हैं जीनोम, तो यह जो 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम हम जिसे बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंस का डेटा के तहत आपको न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम की बात करता है। जब हम यह क्रम देखते हैं तो थायमिन में ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें H3CNH कॉन्सेप्ट देता है, जहां पर हम मिलकर थायमिन की बात करते हैं, एडेनिन, आइकोसाइटोसिन, इस तरीके से याद रखें, साइटोसिन। तो इस तरीके से आपको प्रश्न यहां से पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न में आते हैं, देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह गलत प्रश्न की बात हो रही है। सबसे पहले याद रखना, जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा डीएनए में मौजूद 4 तत्वों का क्रम को पता लगा। क्या यह कथन गलत है या सही है, यह बताना है। फिर जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को एक बड़ी आबादी तक पहुंचाया जा सकता है। क्या यह कथन है गलत है या सही है? केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, और एक और दो दोनों। तो सही उत्तर कौन सा होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप जैसे ही प्रश्न पढ़िएगा उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सही उत्तर आप लोगों को 7 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहाँ पर? यूट्यूब के कम्युनिटी में। आप जाके वहाँ जरूर देखिएगा 7 PM तक, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। देखिए, मेंस के अब प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। पहले भी हम लोगों ने बताया था 11 आपको जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा, पर ध्यान रखिएगा 11 को आपको क्लासेज एक ली जाएगी, 12 को एक क्लास ली जाएगी, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे पहला दिन की मेंस कैसे लिखा जाता है, मेंस में अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। फिर 12 तारीख वाले में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस में कौन कौन से पार्ट जो हाल में बहुत चर्चा का विषय रहा, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जैसे यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस की भी बातें हम करेंगे, साथ में यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। यह 12 जो जनवरी की क्लास होगी। 13 से आपका शेड्यूल 90 डे प्लान आप लोग के लिए लेकर आया गया। 90 डेज प्लान हम लोग लेकर आए हैं, जहाँ पर लगातार चर्चा होगी, जहाँ पर हम बात करें कि 90 डेज में, जैसे 13 जनवरी 13 से स्टार्ट 14, 15, किसी दिन छुट्टी नहीं दिया गया 90 डे में। क्यों? क्योंकि सफलता लेनी है। तो अब कम से कम इस अंतिम पायदान पर जब पहुंच रहे, पायदान पर अपनी 100% एनर्जी लगा दे। कोई छुट्टी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप 90 डे टारगेट होकर काम कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। मेंस में आप अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पर हम लोग आपके सामर्थ्य को बाहर निकालेंगे, जो आपके GS1 GS2 ऐसे के टॉपिक में आप अधिक अंक प्राप्त करें। इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि लाइव कॉपी जांच होगी, मूल्यांकन की सुविधा दी गई। मान लीजिए एक बार कॉपी मेंस लिख ले रहे हो, दोबारा भी कॉपी चेक की जाएगी, जो आप लोग सबसे बेस्ट होगा। फिर करंट अफेयर्स का जिस्ट दिया जाएगा, टेस्ट से पहले सिलेबस डिस्कशन करा दिया जाएगा मेंटर्स के द्वारा, और टेस्ट के बाद आपको मॉडल आंसर डिस्कशन कराया जाएगा। फिर निबंध के परीक्षा के लिए आपको
अलग से कक्षाएं ली जाएगी, मेंटरशिप आपको उपलब्ध कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी उपलब्ध होगा। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड मैप, फ्लो चार्ट इत्यादि भी दिया जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग तब आसान होता है जब आपका सामर्थ्य आपकी लगन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मार्ग ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए आसान बनाना होता है जब आपका सामर्थ्य, जो आपके अंदर छिपी हुई शक्ति है, उसे बाहर जब निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को अपने सोर्स से पढ़ना है पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको सिखाना है, ठीक है ना, सिखाना है। देख, दूसरा, लिखने की क्षमता डेवलप करनी है, और जिस्ट के तौर पर आपको क्रक्स दे देना है जो अंतिम समय में आपको लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ पर आपको डेली आपको ये टॉपिक दिया जाएगा डे 1 के लिए। आपको फिर आपको यह, जब आप टेस्ट दे दीजिएगा, इससे प्रश्न क्वेश्चन आपको 11 AM में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और 7 PM तक क्वेश्चन आपको लिख कर भेज देना है ग्रुप में। जैसे ही क्वेश्चन लिख के भेजते हैं आप लोग, इसका एक शॉर्ट नोट आपको उपलब्ध करा जाए, ताकि जो आपने दिन भर पढ़ा है, देखा है, समझा है, उससे अपने शॉर्ट नोट को थोड़ा सा टैली कर लेना है, और इससे जो आपको पॉइंट मिलेगा उसको ऐड ऑन कर लेना है। क्योंकि सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है। फॉर्मेट क्या होता है ना, बहुत से संस्थानों के द्वारा पहले आपको नोट्स दे दिया जाता है, तो आपका व्यू है ना, उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमने लगता है। व्यू आपकी सोचने की क्षमता आपको उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जो मैं नहीं, हमारी संस्थान नहीं चाहती है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, ना कि किसी संस्थान को, ना कि मुझे। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से बदलेगा एग्जाम से पहले कोई नहीं जानता। एग्जाम के बाद आकलन करना बहुत आसान होता है, तो एग्जाम से पहले उस चीज़ को हैंडल करना एग्जाम हॉल के दौरान आप ही को करना है। इसलिए आप में वो क्षमता, आप में वो सामर्थ्य डेवलप कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी लेवल का प्रश्न पूछे या किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रश्न पूछे जो वर्तमान में बीपीएससी पूछ रहा है, उन क्षमताओं के आधार पर आप उत्तर लिख पाए। हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, और एक आंसर जो आपको क्वेश्चन जो डेली दिया जाएगा, उसका आंसर फॉर्मेट भी दिया जाएगा। तो आपको 2 फॉर्मेट यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आप उन चीज़ों को रिव्यू कर सके। और इसका फी मात्र रखा गया 1999। आपको 90 डे प्लान के लिए 1999 फी रखा गया है। इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा क्लास के बाद, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया। और ये 90 डे रेगुलर चलेगा, जिसमें हम लोग जब टारगेट कर लेते हैं, मान लीजिए डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से कर लेते हैं, तो आपको देखिए, आपको प्रत्येक बुधवार को क्या दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा एसे का। कुछ टॉपिक दिया जाएगा, जैसे सेशन 1 का, सेक्शन ए का, फिर अगले बुधवार को आपको एग्ज़ाम उसका ले लिया जाएगा, ताकि आप उससे पहले क्लास ले ली जाएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, आपको D7 के अंदर जो संडे को होगा, टेस्ट 1 होगा, डे 1 से लेकर डे 5 तक, टाइम है 8 से 9:30 बजे तक। 500 2 लॉन्ग क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, सैटरडे को क्या होगा, जो DI है उससे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, प्रश्न है उसका मॉडल आंसर उपलब्ध कराए, ऐसे की क्लास कराई जाएगी 8 PM में। सारे ऐप पर उपलब्ध होंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे की क्लास ऐप पर उपलब्ध होगी, और करंट अफेयर्स की क्लास आपको यूट्यूब पर होगी। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, इस तरीके से बहुत से बच्चे जुड़ सके। और करंट की क्लास मैं ही लूंगा, मेंस ओरिएंट से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर करंट हम ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष का करंट आपको इस 90 डे प्लान में कवर करा दे, ताकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अच्छे से देख कर लिख पाए। क्लियर है। इसी तरह दूसरे डे में हम जब आते हैं, देखिए एसे का टेस्ट प्रत्येक बुधवार, एक वेडनेसडे को, मान लीजिए वेडनेसडे जो है वो एक दिन टॉपिक दिया जाएगा एसे का, और अगले वेडनेसडे को इससे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट होगा। उसके बीच में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सैटरडे देख रहे होंगे, सैटरडे को आपको इस टॉपिक से संबंधित एक क्लास ली जाएगी, जो आप लोग पढ़ते हैं पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित क्लास में कुछ करेक्शन होगा, कुछ चीज़ें होंगे, ऐड ऑन कर लेना है, ताकि आप अपनी क्षमता को डेवलप कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको पंगु बना दूंगा, वैसाखी दे दूंगा, कि पंगु बना दूं और वैसाखी दे दूं।
कि आप इसी मॉडल इसी फॉर्मेट पर आप चले, एकदम बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना, नहीं तो क्या होता है बहुत से बच्चे इसमें फ्रस्ट्रेशन उनका बढ़ जाता है, हमेशा फाइट करते रहेंगे एग्जाम तक, और एग्जाम तक ये टेंशन बना रहेगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ मैंने किया नहीं। पहले आपको अपने सोर्स से पढ़ लेना है, जो भी आता है जिस तरीके से आपने अपना कवर करना, उसके बाद हमारे नोट्स को देखकर अपने आप को करेक्शन करना। इसमें क्या होगा, डेली जब काम करना शुरू कर दीजिएगा ना, इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर पाएंगे, बेहतर उत्तर लेखन लिख पाएंगे और बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, जब हम आपको यहाँ पर देखिएगा 8/4/2025 लिखा हुआ, यहाँ पर हम लोग 13/4 तक सारी चीज़ों को कवर कर देंगे, जहाँ पर लास्ट में हम लोग रिव्यू डे भी रखे हैं, फिर उसके बाद गूगल मीट के माध्यम से चीज़ों को कवर करेंगे, तो इसका पूरा प्रोग्राम, होलिस्टिक प्रोग्राम आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं कि नौसेना को मिली है छठी पनडुब्बी वागसीर। तो यह क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वागसीर के संदर्भ में ध्यान रखिए, देश की समुद्री सीमा को चौकसी बढ़ेगा। यह जो स्कॉर्पियन श्रेणी की यह पनडुब्बी गहरे समुद्र के सतह पर नीचे दुश्मन को ध्वस्त करने में सक्षम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आईएनएस वागीर के नाम से अपने बड़े बेड़े में जल्द शामिल करेगा। P5 ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत या परियोजना के तहत या विकसित किया जा रहा है। मज मज मझ ध्यान रखिए, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के तहत इसे नौसेना को सौंपी जाएगी। अब इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यह क्या करेगा, सौर स्तर हाइड्रोडायनामिक अनुकूलित प्रकार के सटीक निर्देशित हथियारों को छोड़ पाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा, वाक्सिर जो है बहुयामी मिशनों जैसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाएगा, एरिया सर्विलांस आदि में सक्षम होगा। P75 के तहत निर्मित 5 पनडुब्बियों में से यह लिहाज से अलग है, इसमें मुख्य बैटरियों के क्रू बैंड सेटकॉम रुकमनी के अलावा स्वदेशी विकसित एयर कंडीशनिंग प्लांट और आंतरिक संरचना प्रसारण प्रणाली भी लगी हुई है। इस तरीके से भारत में पनडुब्बी निर्माण राष्ट्र के निर्माण अपनी अहम भूमिका मजबूत करेगी। ये सब फैक्ट बताया गया है। यहाँ पर कुछ सबसे पहले याद रखना है कि जब हम बात करते हैं भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी के, तो फ्रांस द्वारा डिजाइन की गई है, कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है फ्रांस द्वारा डिजाइन की गई है, कलवरी क्लास की यह इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन है, जो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो मुंबई है वहां से फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप जो पूर्व में DCNS के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। इस स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां होंगी भारतीय नौसेना युद्धक क्षमताओं को बढ़ाएगी, प्रोजेक्ट 75 का एक हिस्से के तौर पर बनाई जा रही है। क्लियर है, इस तरीके से याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा के तहत जो श्रेणी में पनडुब्बी होगी, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वागसीर। तो ध्यान रखिएगा, यही अंतिम जो श्रेणी थी इसे भी शामिल कर लिया जाएगा जल्द। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को, कौन कौन सी श्रेणी के आपको पनडुब्बियां हैं नाम याद रखना है। इसी तरह की विशेषता इसके देखें, सारी श्रेणियों के जो प्रोजेक्ट 6 आपको शामिल किया जा रहा है उसमें इसकी तकनीकी हम देखें तो स्टेल्थ तकनीक होगा, हथियार क्षमता होगा, सेंसर और रडार होगा, एंड्योरेंस आपको अपनाया जाएगा। इसमें साथ ही साथ मॉड्यूल्स डिजाइन भी किया जाए जो भारत में नौसेना को आत्मनिर्भरता देगा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। यह फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इस पर मैं कई दफ़ा चर्चा किया, जब भी मैं प्रोजेक्ट 75 की चर्चा करता हूँ या उससे पहले भी आप लोगों को जब आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया प्लान की बात करता रक्षा क्षेत्र में, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की चर्चा करता। तो यह क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। चलिए, इसके तहत इसने क्या किया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियां जो आपको निर्माण के लिए प्रस्ताव हेतु आपको मंजूरी दी थी, और यह सैन्य अधिग्रहण पहल होगा जो P75I हम कहते हैं या प्रोजेक्ट 75I भारत भी कहते हैं, या रखिए डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की खरीद से जुड़ी है, जो 6 गैर परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का किया। इसमें 43,000 करोड़ रुपया अनुमानित राशि दी गई 2007 में से। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 30 वर्षीय योजना का हिस्सा के तौर पर आपको कवर किया जा रहा है। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं, कवर करने। क्लियर है। इससे संबंधित एक प्रश्न
बना लेना है। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस साल्की, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस संकुल और आईएनएस कलवरी। तो आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर बता देना है। ये तीन का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और इसका सही उत्तर 7 PM में आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहां जाके कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। देखिए, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे स्पेस डेक्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह क्या है। उससे पहले चीज़ों को समझिएगा कि भारत की जो महत्वाकांक्षी स्पेस डेक्स अभियान है, रास्ते अभी सभी बाधाओं को हटाते हुए इतिहास बनाने के करीब पहुंच गया है। अब ध्यान रखिएगा, जो डॉकिंग प्रक्रिया है से जुड़ी तकनीकी जटिलता दूर करने के लिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स दोनों अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाए। दो अंतरिक्ष यान होगा, इसको क्या किया है? जोड़ा जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक आप सिंबल देखते होंगे जोड़ने का प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, उसमें आपको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा दोनों यान को। यह क्या होगा कि जब इंटरनेशनल जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है, आप देखते होंगे स्टेशन, इसी तरह भारत ने भी अपना लक्ष्य बनाया रखा है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, तो इस स्टेशन में बहुत से यंत्र जाएंगे ना, इक्विपमेंट जाएंगे, तो उसको जोड़ते हुए एक साथ तो सारा नहीं जाएगा, बहुत ही वजनी होता है, तो पार्ट बाय पार्ट करके हम भेजेंगे वहाँ। तो एक स्पेस शटल बनाएगा जिसमें हम रह सकेंगे। तो इसके लिए कंपोनेंट को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत हम इसको शामिल करेंगे। स्पेस डॉकिंग करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, डॉकिंग के लिए दोनों अंतरिक्ष यानों को 225 मीटर तक दूरी तक लाना है। उसके बाद कोशिश के दौरान आपको 30 दिसंबर तक, जब यह मिशन को लॉन्च किया गया था, और डॉकिंग प्रक्रिया 7 जनवरी करने की योजना थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ तकनीकी खराबी कारण नहीं होता, जो इसे अब किया जाएगा। अब ध्यान रखिए, डॉकिंग प्रक्रिया सक्षम ये चौथा देश भारत हो जाएगा। अगर ऐसी सुविधा भारत अपना लेते, इस तकनीक को डेवलप कर लेता, तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जो डॉकिंग आपको क्या करता है? स्पेस में अपने दो यान को जोड़ने की क्षमता डेवलप कर ले। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने कर रखा है। क्लियर है? तो यह चौथा देश भारत होगा। तो इस सारे उपलब्धियों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि प्रश्न आपको यहाँ से बनाना है। जैसे हाल ही में भारत के स्पेस डॉकिंग से संबंधित एक प्रयोग की योजना बनाई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना क्या है? कौन से कथन सही है पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो स्पेस डॉकिंग का उद्देश्य अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ने की तकनीक का परीक्षण करना। क्या यह कथन सही है, गलत है? यह तकनीक अंतरिक्ष में ईंधन पुनः पूर्ति और मरम्मत जैसे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यह कथन सही है, गलत है? भारत में इस प्रकार के पहला स्पेस डॉकिंग का प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित किया जाएगा। क्या यह कथन सही है, गलत है? तो यह देख लेते कथन केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3 सभी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 का क्या होगा बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इसका सही उत्तर 7 PM में आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा यूट्यूब के कम्युनिटी में। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आ सके। क्लियर है? टॉपिक को पढ़िए, उसके महत्वपूर्ण MCQ को बनाइए, और इस पर मैंने जब लॉन्च किया था उस दिन भी चर्चा किया था। तो सारे कथन को जोड़कर बनाया गया है। तो देखते हैं कितने लोगों को यह याद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। तो एक लाइन याद रखिए, भविष्य युद्ध का नहीं बुद्ध के में निहित है। इस कोटेशन को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, निबंध के लिए भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ GS के पेपर में IR में आपको जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, द्विपक्षीय संबंधों को स्पष्ट करने के लिए इस कोटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कोटेशन है, भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में निहित है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देकर जाता है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार इन बातों को, जब यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा था उस दौरान भी यह शब्द प्रयोग किए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह शब्द यूज किया गया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। या अमेरिका के तलखी जब हो रहे थे उस दौरान भी आपको इन शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि हम अपने प्रवासी जो भारतीय रह रहे विदेश में, वो ऐसे नीतियों का प्रयोग नहीं करते, या भारत में बैठे लोग ऐसे नीतियों का प्रयोग नहीं करते जिससे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इस संदर्भ को
सारे देश तक पहुंचाने के लिए भारतीय प्रवासियों जो एकजुटता बनाई गई, उसमें यह शब्द कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण को साथ में लेकर आएगा। साथ ही साथ हम एक दूसरे राष्ट्रों के बीच अपने आपसी दायित्व को समझ पाएंगे, साथ ही साथ वैश्विक मानवाधिकार को हम समझ पाएंगे। क्योंकि मानवाधिकार यह बोलता है ना, सभी को समान जीने का अवसर हो। वो किसी युद्ध में, अभी हाल ही में देख रहे होंगे, अमेरिका की बचकाना हरकत वैश्विक भू राजनीति को बदल सकती है, जिसमें उसने ग्रीनलैंड, मेक्सिको, पनामा और कनाडा जैसे राष्ट्रों पर टिप्पणियां की हैं। फ्रांस उसके लिए रिलेटेड किया है, फ्रांस भी कुछ शब्द बोल रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम उस युग या उस युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जो तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। तो इस तरीके से बयानबाजियां आपके दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको यहीं से निकाल के देगा। यहाँ प्रश्न आपको पूछा जा सकता। तो यह आम कॉन्सेप्ट नहीं है, आम कोटेशन नहीं। इसे ध्यान से आप लोग इसको कवर करने का प्रयास कीजिए। चलिए, हम 18वें प्रवासी भारतीय के बारे में बात करें तो देखिए, आपको भुवनेश्वर में, उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन संबोधित कर रहे थे। 21वीं सदी में भारत आज जिस रीति से आगे बढ़ रहा है, आज भारत विकास हो रहा है, ये सब बातें आपको ग्लोबल साउथ की लगातार अब चर्चा की। ग्लोबल साउथ उन किन राष्ट्रों का आ जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर रखा है, तो मुझे बताइए G20 के मामले में ग्लोबल साउथ को सामने लाना, साथ ही साथ G20 मुद्दे पर भारतीय स्पष्ट नीति को बताना, ये सब सारे मुद्दों की यहाँ चर्चा की गई है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि प्रवासी भारतीय क्या है। प्रवासी भारतीय कॉन्सेप्ट तो आपको काल कालांतर से डेवलप हो रही है, जहां पर बताई जा रही है 18वें क्रम में पहुंच गई। तो यहाँ से क्या भू राजनीति को स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसके पीटी फैक्ट कल भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ में उपलब्ध कराया था। कहाँ पर? व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पर। तो वहाँ से आप पीटी फैक्ट चीज़ों को कवर कर लीजिए, बाकी मेंस की चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड मेंस के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें, मेंस के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देकर जाता है, मध्यम आय के घेरे में उलझा विश्व। जब हम विश्व विकास रिपोर्ट 2024 की बात करें, जो आपको अप्रोक्स नवंबर 2024 में शायद निकला था, उस दौरान की बात करें तो आर्थिक विश्व, ध्यान रखिएगा, मध्यम आय वाले चिंता तथा इससे निकलने के उपाय सुझाती है। जहां पर आर्थिक विकास एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद पिछले 37 वर्षों, ध्यान रखिएगा, के बाद मात्र 34 देशों के मध्यम आय जाल से बाहर निकले। अर्थात ध्यान रखिएगा, हम 37 वर्षों में मात्र आपको 34 देशों को है ना मध्यम आय से बाहर निकाल चुके हैं। मध्यम आय के जाल वाले जो देश, उससे बाहर निकल के आगे बढ़ा। आज दुनिया लगभग 6 अरब आबादी, 108 देश मध्यम आय के जाल में जकड़े। फिर भी अभी वर्तमान में 108 देश ऐसे हैं जो मध्यम आय वाले श्रेणी में आते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, 3-4 आपको रैंकिंग जारी करता है, श्रेणी जारी करता है डॉलर के हिसाब से। आपको डॉलर के हिसाब से कितना आय होगा उसके आधार पर आपको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी जारी करता है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी जारी करता है, और क्या करते हैं, निम्न श्रेणी। तो जिसमें हम निम्न श्रेणी का, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विकसित में आपको ये श्रेणी जो जारी करता है, उसमें आय के आधार पर जब वो श्रेणी का वर्गीकरण करता है, तो वहाँ पर उच्च आय वाले राष्ट्र की श्रेणी देगा, उच्च आय वाले राष्ट्र की श्रेणी। फिर मध्य उच्च आय वाले राज्य की श्रेणी, फिर मध्य आय वाले राष्ट्र की श्रेणी, और फिर आपको निम्न आय वाले राष्ट्र की श्रेणी। इस प्रकार से वो वर्गीकरण करता है, जिसके आधार पर भारत मध्य आय वाले श्रेणी में आता है। इस प्रकार के वर्गीकरण से राष्ट्रों की भूमिका की बात होती है। राष्ट्र किस प्रकार से अपनी नीतियों का निर्वहन कर रहा है, उसे आवश्यकता क्या है, किस प्रकार के आय की आवश्यकता है। साथ ही साथ देश के अंदर विकासवादी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाए, योजनाओं को कैसे पहुंच स्थापित करा, लोगों के लिए कैसे उन्नत जीवन स्थापित करें। आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी के संदर्भ में इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, जब इस रिपोर्ट में बात की गई, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम आर्थिक विकास दर की बात करते हैं तो वो वहाँ मंदी बार बार पलटती रही। बढ़ती वैश्विक भू राजनीति, पर्यावरणीय चुनौतियों कारण तीव्र आर्थिक विकास दिखते आई है। तो पर्यावरणीय चुनौतियां कैसे प्रभावित करती है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए मध्यम आय वाले देश विशेषकर प्रयास करने होंगे कि विकसित भारत की संकल्पना सम्मुख भी मध्यम आय जाल की चुनौतियां, जैसे भारत को बचना होगा, अर्थात भारत उस श्रेणी में है।
तो विश्व बैंक वर्ष 1987 से वैश्विक अर्थव्यवस्था चार वर्गों में आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम और निम्न आय वाले में विभाजित करता है। 1987 से जारी करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। 37 वर्षों में के बाद उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 46 हो गई। तो उच्च आय वाला जो है, हाई जो इनकम वाला है, एससी में लिख देता हुआ है, यहाँ पर 86 देश शामिल है। ध्यान रखिएगा, 86 देश। उसके बाद जिनकी वैश्विक आबादी जीडीपी का हिस्सेदारी क्रमशः आपको कितना, 16 से 60%। ध्यान रखिएगा। वहीं निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 है। ध्यान रखिए, निम्न आय वाले संख्या कितनी, 49 है, जो घट कर 26 रह जाने की वैश्विक आबादी जो जीडीपी के अनुपात में आपको यहाँ बता रही है। यहाँ पर ध्यान रखिए, 1970 के दशक में निरंतर प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के 10वें हिस्से से भी कम रही है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से 11% तक पहुंचने के बाद व्यवस्थागत दिक्कतों का कारण मध्यम आय के जाल में फंस जाती है। ये सब बताता यह है ना कि निवेश जैसी जब निम्न आय देश निवेश में निर्देशित कर तीव्रता दर हासिल करते हैं, मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाले देशों बढ़ती ऋण जाल, बढ़ता संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, विदेशी व्यापार, निवेश गिरावट जैसे कारणों सुस्त आय वृद्धि दर, साथ साथ आर्थिक दुश्वारियों को बढ़ता है। तो कारण यहाँ बताया गया है कि निम्न आय वाले क्या क्या कारण रहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको निवेश की क्षमता कम रहेगी उन देशों में, साथ ही साथ आपको यहाँ पर भू राजनीतिक तनाव लगातार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पर विदेशी व्यापार और निवेश में गिरावट दर्ज किए जाएंगे, संरक्षणवाद की कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाई जाएगी, जिसके कारण यह स्थितियां उत्पन्न होती है। निजी निवेश के साथ साथ सार्वजनिक निवेश भी घटे होंगे, लोक लुभावन वाली सरकारों के सामने आर्थिक गुंजाइशें कम होंगी। तो यहाँ पर योजनाओं की बात होती है। वही मध्यम आय वाले लोग उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रखते हैं। वहीं मध्यम आय वाले जाल में बचने के लिए विश्व विकास 3 कारकों की पहचान की है। कौन कौन से कारक, तो आपको यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। निवेश से, आधुनिक तकनीक के प्रसार और नवाचार से। तो हम ये तकनीक अपना के क्या कर सकते हैं, इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्था को उच्च आय के स्तर तक उसे बरकरार रखने की बात करता है, आर्थिक संरचना आपको विकसित करने की बात करता है। इस तरीके से नीतियों को हम क्या कर सकते हैं, संक्रमण से होने से बचा सकते हैं। भारत जैसे मध्यम आय देशों संरचनाओं की बात करें, दक्षता की बात करें, सतही सतह परंपरागत उपायों जैसे उद्यम सरकार, आय असमानता, ऊर्जा स्रोतों जैसे अपेक्षा पूंजी, श्रम तथा ऊर्जा में बेहतर उपयोग के साथ दक्षता पर भरोसा करना होगा। अर्थात हम इस प्रकार की तकनीक अपना सकते हैं जिसके आधार पर हम मध्यम आय वाला श्रेणी से बाहर निकल के उच्च श्रेणी में हम जाए। तो यहाँ पर इसके मूल संवर्धन की बात करता है, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता की बात है, कम कार्बन उत्सर्जन तकनीक पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि यह कहीं ना कहीं मील का पत्थर भी साबित होता है। कम कार्बन उत्सर्जन के लिए तकनीक है, तो उसके लिए पूंजी बहुत आवश्यकता है, और भारत में पूंजी की कमी है, जिसके आधार पर हम हमेशा वर्ल्ड जो फोरम है वहाँ पर हम बात करते हैं। इसके लिए कोप सम्मेलनों में हम बात करते हैं कि विकासशील जैसे विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हम काम कर सके, उसके लिए वित्त की आवश्यकता है, तो इसकी पूर्ति की बात करते हैं। वहीं हम मध्यम आय वाले देशों में बड़े निगम, सार्वजनिक उद्यम सा प्रभावी उद्यमशीलता की बात की, कुशल रोजगार की बात की जाती है। मध्यम आय जाल वाले बाहर निकले पूर्व और नव स्थापित दोनों उद्यमों को मददगार, अर्थात जो पहले से चल रहे वर्तमान में नए। हम अभी यूनिकॉर्न कंपनी की बात करते हैं, तो इस तरीके से निवेश आता है, निवेश के बाद रोजगार डेवलप, रोजगार के बाद देश में आय सृजित होती है, तो ऐसे निर्माण होता है, अन्य भी विकल्प स्थापित होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आमतौर पर सार्वजनिक उद्यम यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन प्रतिस्पर्धा बचने का प्रयास करते हैं। वहीं पर हम क्या करते हैं कि अनेक अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते, प्रतिस्पर्धा को मध्यम आय देश लोगों को समर्थन और सुनिश्चित कर बाजार शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। तो क्या होगा कि हम व्यापार, निवेश, प्रतिभा सम्मान, तकनीक का उन्नयन कर सकेंगे इस संदर्भ में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह होगी कि मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था विकास और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितना डिमांड होगा उसी के अनुपात में जितना डिमांड होता है उसके अनुपात में उत्पादन नहीं हो पाता। तो एक चुनौती के तौर पर इन राष्ट्रों में यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आय सृजन आपको मैंने कभी बताया था कि जब आय का वितरण होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विकसित राष्ट्र में आय अगर $10,000 है ना, $10,000 है, तो और विकासशील देशों में और वहीं अल्प विकसित देशों की हम बात करें, तीनों में $10,000 है प्रति व्यक्ति के पास, $10,000। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विकसित देश वाले श्रेणियों में जो लोग होंगे ना, उस
कहाँ खर्च करेंगे? सबसे पहले वो निवेश करते हैं, उसके बाद निवेश करने के बाद वो अपने सुखी जीवन पे, सुख जीवन अर्थात जीवन को आनंदमय बनाने के लिए खर्च करते हैं। अर्थात वो किसी भ्रमण पर जाएंगे, अर्थात वो ट्रेवलिंग करेंगे, खाने पर खर्च करेंगे। तो और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, और भी अन्य विकल्प को तलाशेंगे जहां पर क्या होगा, नए क्षेत्र डेवलप होंगे, नए क्षेत्र डेवलप होंगे, रोजगार के क्षेत्र डेवलप होता है। कि भ्रमण करेंगे तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में वो निवेश होता है। खान पान में अगर खर्च करते हैं तो यहाँ भी निवेश होगा, अन्य भी क्रियाकलाप करते हैं तो खर्च होता है, तो निवेश ही होता है अन्य रूपों में। एक एक के लिए खर्च है तो दूसरे के लिए निवेश है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी की वो बात करता है। पर विकासशील देशों में क्या होता है, एसेट खरीदने की प्रवृत्ति होती है। एसेट खरीदने, अगर $10,000 आपके हाथ में आ जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लग्जरियस सामान को खरीदने का प्रयास करेंगे। तो लग्जरियस सामान क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, अर्थात वो एक समय के बाद उसकी समाप्त मूल्य में कमी होती है। जैसे लग्जरियस सामान में आप कोई वस्तु खरीदेंगे, सामान गाड़ियां खरीदेंगे, साथ साथ ज्वेलरीज खरीदते हैं, तो ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके मूल्य में तो वृद्धि होती है, पर सभी व्यक्ति ज्वेलरी नहीं खरीदते, पर सभी व्यक्ति गाड़ियां, लग्जरियस सामान, कोई एसेट निर्माण नहीं कर पाते, जिसके कारण इसमें आय सृजित नहीं हो पाती। और मध्यम आय वाले, अल्प आय वाले देश क्या करते हैं, वो अपने खाद्य वस्तुओं पर निर्माण करते, खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर बात करेंगे, भंडारण के बात करेंगे। वो भंडारण करेंगे कि हम भविष्य में खाद्य की आपूर्ति कमी ना हो जाए, तो वो खाद्य वस्तुओं खरीदें, जिससे भी एसिड निर्माण नहीं होता। तो ये सब तकनीक क्या होता है, किसी राष्ट्र को है ना बेहतर प्रबंधन की ओर ले नहीं जाता। इसलिए देखते होंगे कि आपका एक पड़ोसी के पास अगर दो कार है और आपके पास अचानक $1 लाख आ जाता है, $1 लाख आ जाता है, तो आप उससे 4 कार करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अभी आपके पास एक भी कार नहीं है, तो 4 कार करने की क्यों किए करते हैं कि हमारा जो पड़ोसी, हमारा जो बगल का लोग है, उसमें हमारा क्या हो, मान बढ़े, सम्मान बढ़े, यही करते हैं। और इसी में मध्यम आय के अधिकतम देश समस्याओं के जाल में फंसता है। तो ये तकनीक जो है ना, हमारे पास आय अधिक नहीं है, पर आय का स्रोत अधिक हमारे पास, ये दिखाने के लिए हम लग्जरियस सामान का क्या करते, खरीद बिक्री करते, जिसके आधार पर हमारे पास जो जाल है, पूंजी निर्माण करने की शक्ति जो हमारे पास आनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण समस्याएं आपको लगता है इन राष्ट्रों में देखने को मिलती है जहां हम बात करते हैं। यहीं पर ध्यान रखिए, अमेरिकी प्रति व्यक्ति आय 1/4 तक पहुंचे, चीन 10 वर्ष और इंडोनेशिया 70 वर्ष लगेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अमेरिकी जो प्रति व्यक्ति आय है वहां तक पहुंचते तो चीन 10 वर्ष लगाता है, इंडोनेशिया 70 वर्ष लगाएगा। भारत को वहां तक पहुंचने में लगभग 75 वर्ष लग जाएंगे, जो वर्तमान में अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। तो इस तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये डाटा बजट में भी मैंने आप लोगों को बताया था, और 2 जनवरी 2024 का जो वीडियो एनालिसिस कराया था मैंने आप लोगों को, वहां भी आपको कुछ राष्ट्रों का प्रति व्यक्ति आय बताया था। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहीं पर भारत अभी उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की लंबी यात्रा तय करनी होगी, जहां पर हम क्या कहें, यहाँ आर्थिक विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। फिर भी हमें जनांकीय लाभांश की स्थिति में ऊर्जा दक्षता कम करने, कार्बन उत्सर्जन जैसे लक्ष्य निर्धारित करने, कृत्रिम मेधा अर्थात जो हमारा कृत्रिम मेधा है क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती, तकनीकी प्राथमिकताएं बन सकती, डिजिटल सार्वजनिक अधो निर्माण हो सकता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर जोर दे सकते हैं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही नवाचार जैसे कॉन्सेप्ट को और भी हम बेहतर कर, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक असमानता सिलसिला बरकरार है, फिर भी हम इसमें संसाधन बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हमको अपने प्रबंधन पर बल करना होगा। ये सब परिस्थितियों से अनुकूल जब हो जाए तो सामाजिक आर्थिक बदलाव की संभावना स्पष्ट है। भारत मध्यम आय के जाल से घबराने के बजाय मजबूत संकल्पों और लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के रफ्तार को बढ़े। देखिए हमारे पास समस्या है, पर उसके समाधान के भी तरीके हैं, तो उन समाधान के तरीकों को जब तक हम धरातल पर नहीं लाएंगे, हम जो मध्यम आय वाले श्रेणी में आते हैं, मध्यम आय वाले श्रेणी के राष्ट्र में आते हैं, वो उच्च आय वाले श्रेणी में नहीं जाएंगे। देखिए जब हम, बहुत से देश क्या बोलते थे, भारत लगातार वृद्धि नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लगातार 8% के विकास वृद्धि दर से हम आगे बढ़ के हम अभी वर्तमान में इकोनॉमिस्ट बने, विश्व की
टॉप 5 की श्रेणी में आते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जब हम यह क्षमता डेवलप कर लेंगे, निर्माण करने की क्षमता डेवलप कर लेंगे, एसेट निर्माण, एसेट इन्वेस्टमेंट का तकनीक समझ लेंगे, लोगों के हाथों में पूंजी आता है उसको निवेश करने की तकनीक सीख लेंगे, कौशल रोजगार को डेवलप कर लेंगे, साथ ही साथ प्रबंधन की बात कर लेंगे, तो हम इस क्षमता को जल्द से जल्द डेवलप कर पाएंगे, जिसके आधार पर जो 75 वर्षों की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं हम कम ही वर्षों में कर पाएंगे। पर इसके लिए हमें संयुक्त सलीके तरीके से या एक प्लान वे के तहत हमें हर क्षेत्र में समान रूप से योगदान करना होगा, जिसके आधार पर हम प्रबंधन के सबसे महत्ता से बात करते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से एक प्रश्न का उत्तर दे देना है आप लोगों को। मध्यम आय जाल अर्थात मिडिल इनकम ट्रैप विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति में एक प्रमुख बाधा बनकर उभर रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इस जाल से बचने के लिए कौन कौन से रणनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं, चर्चा करें। प्रश्न को अच्छे से समझना है, इसका उत्तर 7 PM तक आप जो प्राइम बैच के बच्चे के लिए बनाया गया व्हाट्सएप चैनल वहाँ पर शेयर कर, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ऐप पर भी कोशिश कीजिए सेव करिए, वहाँ डाटा आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर 7 डे के बाद आप अपना PDF डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, या कोई भी PDF अगर शेयर करते हो 7 दिन के बाद नहीं होता है, फिर से दोबारा शेयर करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम कोशिश कीजिएगा ऐप पर डाउनलोड, वहाँ पर भी भेज देने के लिए, फिर व्हाट्सएप पर रहेगा तो मैं यहाँ से चेक करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसका उत्तर लिखिएगा। बाकी इसका मॉडल आंसर आपको 9 PM तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर हेडिंग का इश्यू है, हेडिंग एडिट नहीं हो पाया, जिसको मैं एडिट करके डाल दूंगा। यहाँ पर बात हो रही है ना, जोखिम लेने वाले कारोबारियों के खलनायक ठहराया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर एक भविष्य में कैसे हम नितांत राज्य मार्ग अपना सकते, राजनीतिक मार्ग अपना सकते, जिसमें जो सृजन करता है उसको महत्ता दी जा सके। अर्थात देश में बहुत से लोग सृजन करता होंगे ना, जिससे आय डेवलप होता है, आपको क्षमता डेवलप होता है, साथ ही साथ बुद्धि डेवलप होती है, जिसका सृजन करता हम बोलते हैं। तो ऐसे में भारत के प्रति बाधक की बात हो रही, अनुभवों की बात हो रही। बचपन से घर में हम सहायकी काम करते हैं, परिवारों में जहाँ बर्तन साफ करती है वहीं पर वेतनभोगी निम्न मध्यम आय परिवार एक महिला रोजगार का 10वां हिस्सा बन गई है, तो 100 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो इस प्रकार से उद्यम और घर में करीब 100 लोगों को, सबसे अमीर हम बात कर ले तो इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, व्यवसाय न सिर्फ आपको नौकरियों देती है, वहीं हर महीने नौकरी के वेतन 10 गुना ज़्यादा भी दे पाती है। तो सृजन करने वाले जो सृजन करता है उनके लिए वैल्यू की बात, उद्यमशीलता की बात होती है। नौकरी जिससे अपनी रसोई चलती है, आपके बच्चे स्कूल फीस भरने में मदद मिलती है, इससे आप किसके ऋणी है। तो ये सब बात जो आता है कि हम किस प्रकार काबिलियत की वजह से ये नौकरी पाते, ये सब बातें जो हो रही है। यहाँ पर सरकार में भविष्य भारतीय रेलवे के धन निवेश नहीं किया तो मेरे पिता नौकरी नहीं मिलती है, मुझे वह शिक्षा नहीं मिलती जिससे मुझे एक अच्छी जीवन दिया। नौकरी एक उद्योगपति के द्वारा अपने व्यवसाय के लिए पूंजी लगाने में पैदा होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, नौकरी जब होती है तो उसके लिए क्या होता है, नौकरी सृजित होती है तो उसके उद्योगपति जो है अपने व्यवसाय के लिए पूंजी निर्माण करने के लिए करता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, वेतन भोगियों के लिए हर महीने जो वेतन मिलता है उसे लेकर क्या हम कभी भी यह सोचते हैं कि जिनकी वजह से यह वेतन संभव हो पाता है वो किन जोखिमों का सामना करते हैं। उद्यमी अपने उद्यम करोड़ों रुपये लगाते हैं, असफलता, प्रतिस्पर्धा, सरकारी अड़चनों के बाजार सामना करते हैं, फिर भी हमको समय पर पैसे दे पाते। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद जैसी अवधारणा विदेशी धारणा के संदर्भ में बातें की जाएगी। संपत्ति सृजन भारी महत्व के बावजूद नेता अपनी राह पर काट बिछाए तुले रहते हैं, ये सब बातें की जाती है। अर्थात सर भागीदारी की बात करें, निजी भागीदारी जहाँ पर हम बात करते हैं, निजी भागीदारी की जहाँ पर रोजगार सृजित किया जाता है और फिर भी उनको सिस्टम के द्वारा उसको हमेशा नेगेटिव वे से सोचा जाता है। देखते हैं अभी हाल ही में बहुत से नेता और जो उद्योगपति उनके नेगेटिव
बयानबाजियां की गई, अडानी, बिरला, टाटा, ये सब नाम सुनते होंगे इसके संदर्भ में। तो ये अगर ना ना हो तो देश में सृजन कौन करेगा? तो सृजनकर्ता को हमेशा आपको महत्ता देना होगा। जैसे पूंजीवादी देशों में हमें उसे दिया जाता है। अब सोच के देखिए, हम दूसरे देशों के जो उद्योगपति होंगे हमारे दरवाजे पर आते, उसको आंखों पर चढ़ा के रखते हैं, वो पक्ष की पार्टियां और विपक्ष की पार्टियां। पर जैसे ही हम भारतीय उद्योगपतियों की बात करते हैं तो उसे हम आंखों नहीं सहाते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। एक ही तराजू पर दोनों लोगों को एक समान तौलने की आवश्यकता है ना, यहाँ पे यह बातें की जा रही। सिंपल सा संदर्भ समझिएगा। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं ना, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो कोई एक व्यक्ति के हाथ का बपोती नहीं है। यह सभी व्यक्तियों के समग्र प्रयास का परिणाम है। जैसे आप किसान की बात कर ले, इसका भी अपना योगदान है। फिर उसके बाद लेबर क्लास, अच्छा, जो श्रम वर्ग करते हैं, जैसे आप खदानों में जाके या किसी प्रकार के कोर सेक्टर में जाके काम करते हैं, उनका अपना योगदान है। फिर उसके बाद महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, सभी का योगदान है। नौकरी पेशा सभी का योगदान, नौकरी पेशा सभी का योगदान। उद्यमशीलता, उद्यम लगाते हैं, उनका अपना योगदान है। फिर सरकारी योजनाओं के तहत जिन बेनिफिट मिलता है, कौशल होता है, या हम प्रवासियों की बात करते हैं, प्रवासी जो भारत से बाहर जाकर अपनी बुद्धि क्षमता के तहत कौशल विकास कर पाते हैं, उनकी सभी का समग्र योगदान होता है। पर सभी को आप देखते हैं एक नज़रिए पर। जैसे ही उद्योग की बात होगी, उद्योगपतियों की बात होगी, उसे लगता है कि यह शोषण कर रहा होगा। हाँ, शोषण कर सकता है, पर सभी लोग शोषण नहीं करते, या सभी तंत्र उसके शोषण के लिए नहीं बनाए गए। वो राष्ट्र निर्माण के लिए भी बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, राष्ट्र के संपन्नता की बात करें। अब जैसे टाटा की हम बात कर ले, अडानी की बात कर ले, रिलायंस की बात कर ले, या इस प्रकार के XYZ किसी भी संस्थान की बात कर ले, क्या ये देश में केवल अपने देश सीमा के अंदर संपत्तियों का वहन कर रहे हैं, या देश के बाहर भी जाके भारत का परचम लहरा रहे हैं? तो आपको ये समझ, और इनको वसीयत देनी होगी, उनको वो स्थान देना होगा, वो प्रमाण देना होगा जिसके आधार पर इनके कार्यों की जो गतिशीलता, उसमें वृद्धि, उनके स्टेटस में कोई कमी नहीं है। सोच के देखिए, बाहर का कोई मुल्क का देश यह सोचता होगा कि अडानी को गाली दे रहा है, और अडानी ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर किसी भी देश से आप घुमा लीजिए, वहां पर अपने एसेट निर्माण किया है। पर भारत में वो क्या बोलता है, भारत के लोग क्या बोलेंगे उसको, कि किसी खास पार्टी का। बिना ये समझ के देखिए, जो आज विरोध में जो बोल रहे हैं विरोध में जो आज बात बोल रहे हैं किसी उद्योगपति के बारे में, क्या वो अपने शासनकाल में बिना उद्योगपतियों के काम किए होंगे? हाँ, नाम दूसरा होगा, पर काम तो किए होंगे ना। ये आने वाले समय में जो आज पक्ष में पार्टियां हैं, वो क्या वो कल विपक्ष में बैठेंगे तो क्या उसका विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर हमें क्या समझने की आवश्यकता है कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सभी की भागीदारी की बात करते। आपके लिए राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक मुद्दे आप ये बना सकते हैं, पर राष्ट्र निर्माण के लिए भागीदारी इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक भागीदारी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत से लोग भारत से बाहर, बड़े बड़े जो एसेट निर्माण वाले लोग होते हैं, नागरिकता बाहर के प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको यह समझना होगा, जब आप ज्यादा ओछो बतियाइएगा व्यक्ति से लेकर सब, क्योंकि ज्ञानी यहाँ बनने लगता है। यूट्यूब का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, जिसको ABCD नहीं पता विदेशी नीतियों का, वो भी ज्ञान आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देता हुआ दिखेगा कि अडानी है, अंबानी है, टाटा है। आप टाटा को अच्छे नज़रिए से देखिएगा, पर अडानी और रिलायंस को गलत नज़रिए से देखिए। तो ये दो पैमाना, दोगली नीति नहीं चलती है। आपको ये समझना होगा, सभी का निर्माण यहाँ पर समान रूप से, एक किसान का उतना ही योगदान है जितना उद्योगपति का योगदान है। हर स्तर में अलग अलग अंतर हो सकता है, लाभ सुविधाओं में अंतर हो सकता है, जिसे हम लोग बांटने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि उद्योगपति केवल शोषण ही करते हैं या उससे लोगों को नुकसान है, वो किसी खास के प्रोविंस में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मानसिक भ्रमकता का यह शिकार मात्र है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसे समझिएगा कि हमें समान रूप से अवसरों की आवश्यकता है, समान रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता है, प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जो खामियां, जो दूरियां बनी उसे पाटने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे भाग्य बनाम अवसर।
तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भाग्य और अवसर के बीच जो आप लोग के पीछे भ्रम है ना, उसके पीछे के भ्रम को निकालने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे लगते हैं जैसे मुझे सफलता नहीं मिली मिली या किसी खास को सफलता नहीं मिली तो मुझे एक नंबर से फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, दूसरे बार 4 नंबर से नहीं आया फाइनल लिस्ट में नाम। तो क्या मैं भाग्य को दोष दे सकता हूँ? पर इसके पीछे मैं यह तकनीक नहीं डेवलप कर पाता हूँ कि यह मेरी कहीं ना कहीं मेंस में कमी रह गई होंगी, अंक मैं 4 नंबर अधिक प्राप्त कर लेता, तो वो तकनीक मैंने डेवलप नहीं किया जिसके कारण मुझे अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। तो यह भाग से कहीं ज्यादा आपके प्रबंधन की भी बात करता है। प्रबंधन आप कैसे करते हैं अपने अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को, या इस तरीके से यह सब चीज सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि केस स्टडी यही सी होता है ना। बहुत से लोग सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, तेंदुलकर, और वहीं विनोद कामली की नाम लेते हैं। देखिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बड़ी होगी, क्या है नहीं है वो मैटर पर नहीं जाना। बात है कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को बनने के लिए सचिन जैसे व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है ना, कि वो मेहनत करते थे, मेहनत करते थे। उनको अवसरों के आधार पर उन्होंने उन लोगों को के साथ पे जो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बॉलर थे उसको फाइट किया उन्होंने, तो सचिन सचिन बन सका। या वर्तमान में हम बात करें, बुमराह की बात करें, बुमराह की बात करें, देखिए विश्व में बहुत से बॉलर हैं, है ना। पर वर्तमान में बुमराह का जो योगदान है, जो योगदान दे रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी तकनीक है, जिस प्रकार का वो प्रदर्शन करते हो, क्या एक दिन का या भाग्य का भरोसा वो है? वो समझने का प्रयास, निरंतर प्रयास या प्रबंधन की बात करता है। एक सटीक यॉर्कर उनको डालने के लिए 1000 यॉर्कर पहले प्रयास करने होंगे। तो यहीं पर समझने का प्रयास कि आपकी जो कार्यशैली है वो ही निर्माण करेगी आपके अवसरों को बदलने में, अवसरों को बदलने। इसके लिए बार बार आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, तभी जाके आप भाग्य एक कारक हो सकता है, कारक हो सकता है, पर एकमात्र कारक नहीं हो सकता। भाग्य क्या है कोई नहीं डिफाइन कर सकता। बस ये समझिएगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा मेरे भाग्य में यह था, भाग्य में था। पर जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको लगता है यह भाग्य में नहीं था, भाग्य में नहीं था। इसका दो अर्थ समझिएगा। सिलेक्शन होना, आपका अधिकारी बनना आपके भाग्य में लिखा है, अर्थात आपके किस्मत में यह लिखी हुई है कि आप अधिकारी बनेगा, और अधिकारी नहीं बनना अर्थात आपकी किस्मत में नहीं लिखेगी। पर इसके बीच का जो मौलिक अंतर आपको यह तो समझना होगा ना, उसके लिए आपको प्रयास के समुच अवसर को आपको संभालने की आवश्यकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात को हम भगवान ब्रह्मांड के साथ साथ पासा नहीं खेलते, फिर भी किस्मत बनी रहती है। ऐसा इसलिए कि हम सब कुछ न कुछ जान सकते हैं, भले ही हमारे लिए किसी आकस्मिक घटना होने की पूर्वानुमान लगाना संभव हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है कि इसलिए हम अभी तक भाग्यशाली है। यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। जब हम विश्व की धारणा देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कहाँ हैं। हम किसी एक क्षेत्र में छोटे से जगह पर रहते हैं, उसके बाद उससे बड़े जिले में रहते हैं, उससे बड़े कहाँ रहते हैं, राज्य में रहते हैं, उससे बड़े देश में रहते हैं, उससे बड़े विश्व में रहते हैं, है ना। उससे बड़ा पृथ्वी पर रहते हैं, उससे बड़ा ब्रह्मांड में रहते हैं, उससे बड़ा आपको और भी जो अन्य गैलेक्सियां हैं। पर इसके निर्माणकर्ता या इसके भूमिका में आपको जो सृजन करता है उसकी योगदान इतना है कि आपको वो अवसर दे देना जो आपको सफल बनाएगा, अस्तित्व निर्माण करने के लिए आपको अवसर देगा, मात्र उसका काम है। इसको प्राप्त करना या नहीं करना आपके हाथों में ना। कोई कसम खा लेगा कि हमको अधिकारी नहीं बनना है तो उसको कोई बना देगा, सिंपल सा लॉजिक है। या तो दशरथ मांझी का वो लाइन याद कीजिए मूवी का, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। क्या ऐसा लगा तुम भूल गए कि तुम, ये एक लाइन है ना, क्या ऐसा लगा कि हम नहीं आएंगे? तो वो किस प्रकार के भाव को सृजित करता है? वो भाग्य पर नहीं निर्भर नहीं था, वो कर्म पर निर्भर था। और कर्म पर जो निर्भर रहता है उसको सफलता आज न कल मिलती है, इसे ध्यान रखिएगा। असफलता के अनेक तंत्र हो सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी मेहनत, अपनी पारदर्शिता को बढ़ाना होगा, इस तरीके से तकनीक डेवलप करने में। नहीं तो केवल कोरी कागज रहेगा कि हम अधिकारी बन जाएगा। अधिकारी बनने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा के साथ साथ आपको सही समय पर होनी चाहिए, यह भी आपको इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या भरोसे आपका किस्मत आपके भरोसे बैठा हो, यह भी तो हो सकता है ना। ये लाइन आपको दशरथ मांझी की मूवी से निकाल लीजिएगा, वो चीजें समझिएगा कि वो लाइन क्यों बोली गई, क्यों आपको कर्म प्रधान बनने की बात करता है। बहुत से बच्चे कॉल करते हैं, सर मुझे नहीं समझ में आती। क्यों नहीं समझ में आएगी? लगातार प्रयास कीजिए,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उस टॉपिक को देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आपका जो बुद्धि है, मान लीजिए एक्स बुद्धि आपका है, वही बुद्धि आपका आइंस्टीन में है, वही बुद्धि न्यूटन में था, वही बुद्धि किसी एक्स वाई जेड में है। तो बुद्धि में जो प्रयोग की जो टेक्निक है, प्रयोग करने की तकनीक है, प्रयोग करने की क्षमता है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। उसे जिस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है उसी अनुसार वो काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा 100 ग्राम है तो आपका 500 ग्राम है, या आइंस्टीन का 1000 ग्राम है, ऐसा थोड़ी है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम मेरा है, उससे भी सभी का है। हाँ, 1-2% बढ़ सकता है, वो अलग मैटर है। पर यह ध्यान रखिएगा, सभी की समान बुद्धि है तो समान कार्य करने की क्षमता नहीं हो सकती। उसके लिए उसके प्रैक्टिस के आधार पर वो परिवर्तन कर सकता है अपनी क्षमता सोचने की। तो यहाँ भाग्य से ज़्यादा आपको अवसरों को बदलने की तकनीक सीखने होंगे, अवसरों को बदलने की तकनीक सीखने होंगे। उसके लिए सही समय पर कार्य करने की क्षमता डेवलप करने की, कार्य के अधीन रहकर कार्य के अधिकतम लाभ की बात करनी होगी। ये सब फैक्ट आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इन सब टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। और इससे संबंधित एक टॉपिक ले लीजिए, संभावित प्रश्न। भाग्य और अवसर सफलता की कुंजी कौन है? आपको यह बताना है यहाँ पर, भाग्य और अवसर के बीच सफलता की कुंजी कौन है? भाग्य बनाम अवसर, जीवन में असफलता और सफलता का एक खेल है। क्या अवसर ही भाग्य बनाता है? फिर भाग्य या अवसर, कौन तय करता है हमारी मंजिल? इस प्रकार से कोटेशन बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जीवन में भाग्य और अवसर का संतुलन कैसे बनाना? मेहनत अभाग्य और अवसर का संगम है। भाग्य और अवसर दृष्टिकोण प्रभाव है। भाग्य के बिना अवसर बेकार या अवसर के बिना भाग्य। इस तरीके से आपको कोटेशन बना के प्रश्न निबंध में बनाए जा सकते हैं। क्या इंसान भाग्य का निर्माता है? भाग्य और अवसर सफल लोगों के अनुभव में सबक है। तो आप इस प्रकार के संभावित प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट लगता है उस पर अभ्यास कीजिएगा। सभी के थीम अलग अलग हैं, पर ध्यान रखिएगा सभी के कंसर्न एक ही हैं, टॉपिक एक ही है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कैसा लग रहा है आप लोगों को सीरीज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मोटिवेशन लोगों को मिल सके, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अपने दोस्तों को शेयर किए। कोई भी क्यूरी हो तो इस नंबर पर जाकर विजिट करके वहाँ पर कंसर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।